वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम आयोश मैनेजिंग सेफली की लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें मॉड्यूल 2 अंडरस्टैंडिंग हैज़र्ड्स के पार्ट 2 को हम कवर करेंगे। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हैज़र्ड्स में हमने कॉमन हैज़र्ड्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हैज़र्ड्स को 6 डिफरेंट ग्रुप्स में जो था कैटेगराइज किया था। और आफ्टर दैट कुछ कॉमन हैज़र्ड्स को प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हमने कवर किया था। अभी लेक्चर नंबर 7 में भी हम कॉमन हैज़र्ड्स को ही डिस्कस करेंगे कि हैज़र्ड्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनसे क्या क्या आउटकम्स या नुकसान हो सकते हैं और इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 मॉड्यूल 5 अंडरस्टैंडिंग हैज़र्ड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। देयर इज अ प्रीलिमिनरी नोट, द मेन पर्पस ऑफ दिस आयोश मैनेजिंग सेफली लेक्चर सीरीज इज जस्ट टू कन्वे द नॉलेज, नथिंग मोर देन दैट। और हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने प्रीवियस हैज़र्ड से ऑनवर्ड। हमारे पास जो हैज़र्ड है गेटिंग इन एंड आउट है, मतलब कि एक्सेस और इग्रेस भी कहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी इक्विपमेंट के अंदर जाना या फिर बाहर आना, या फिर किसी वेयर हाउस किसी भी मतलब कि आप ये कह लें ऑफिस साइड से अंदर और बाहर आते वक्त हमें क्या क्या हैज़र्ड या फिर हमें आउटकम्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन एंट्रेंस एंड एग्जिट बी हार्मफुल? एंट्रेंस और एग्जिट या फिर एक्सेस एंड इग्रेस किस तरह से हार्मफुल हो सकते हैं? व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट द हार्म? आप इस हार्म या हैज़र्ड को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं? तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आंसर है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एंट्रेंस एंड एग्जिट बी हार्मफुल? तो कैसे ब्लॉक्ड पाथवे हो सकता है, स्लिपरी पाथवे हो सकता है, पुअर लाइटिंग हो सकती है, ओवर क्राउडेड पाथवेज हो सकते हैं, हमारे पास ट्रिप और लीडिंग टू मतलब कि ट्रिप हैज़र्ड हो सकता है, फॉल हैज़र्ड हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन एवैक्यूएशन ड्यूरिंग एमरजेंसीज हो सकता है। तो इस तरह के हमारे पास हैज़र्ड जो है वो एंट्री और एग्जिट पे इनकाउंटर हो सकते हैं वर्कर्स को या फिर पब्लिक को किसी भी बिल्डिंग से इंटर और एग्जिट करते वक्त। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट द हार्म? आप इस हार्म को, इस हैज़र्ड को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो पाथवेज को क्लियर रख सकते हैं हम, प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, स्लिप रेजिस्टेंट सर्फेसिस मतलब बहुत ज़्यादा पॉलिश सर्फेसिस नहीं होनी चाहिए, स्लिप रेजिस्टेंट सर्फेसिस होनी चाहिए, क्रोडेड सर्फेसिस होनी चाहिए, क्लियरली मार्क्स एमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए, ग्रीन एमरजेंसी एग्जिट साइनेजेस लगी होनी चाहिए, लाइट लगी होनी चाहिए, बैटरी एडेड एमरजेंसी लाइट्स भी लगी होनी चाहिए ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी भी एक्सेस और एग्रेस को ईजी बनाया जा सके। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट हैज़र्ड है हमारे पास हाइट्स, या फिर इसको हम वर्किंग एट हाइट भी बोलते हैं कि हाइट के ऊपर काम करते वक्त कौन कौन से हैज़र्ड्स हो सकते हैं, या मतलब इस हैज़र्ड में कौन कौन से आउटकम हमें फेस करना पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट? फॉल फ्रॉम हाइट की मेन काजेज क्या क्या हो सकती हैं? हाउ कैन यू इंक्रीज सेफ्टी व्हेन वर्किंग एट हाइट? हाइट पे काम करते हुए आप एक्टिविटी में सेफ्टी को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से एनहांस कर सकते हैं? आंसर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ फॉल? तो कॉजेज की फॉल क्या है? अनस्टेबल सर्विसेज, जो हमारे पास अगर किसी आप फर्जाइल रूफ के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी आप ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि प्रॉपरली स्टेबल नहीं है, लोड को विदस्टैंड नहीं कर सकता, तो फॉल हो सकता है। लैक ऑफ गार्डरेल्स, या आप ये कह लें कि हमारे पास जो फॉल प्रोटेक्शन जो है, साइड फॉल प्रोटेक्शन गार्डरेल सिस्टम जो है, टॉप रेल मिड रेल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ लैडर, लैडर को अगर आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, इम्प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर एंगल के ऊपर नहीं लगाया, सिक्योर नहीं किया, अच्छी क्वालिटी का लैडर नहीं है, तो गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड इनसफिशिएंट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के मतलब हाइट पे काम करते हुए आपने फुल बॉडी हार्नेस को पहना नहीं है, या फिर फुल बॉडी हार्नेस को पहना है तो उसको हुक नहीं किया, 100% टाई ऑफ जो है उसको इंश्योर नहीं किया, तो इसकी वजह से फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू इंक्रीज द सेफ्टी व्हेन वर्किंग एट हाइट? हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं जब आप हाइट पे काम कर रहे हैं, या फिर फॉल फ्रॉम हाइट के हैदर को किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले यूज़ प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन गियर्स, मतलब फुल बॉडी हार्नेस आपने यूज़ करनी है, प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपरली हुक होनी चाहिए। इंश्योर स्टेबल सर्फेसिस, स्टेबल जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो स्टेबल होना चाहिए। गार्डरेल्स इंस्टॉल करनी चाहिए और प्रॉपर सेफ लैडर, सेफ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हमें यूज़ करनी है ताकि हम हाइट के हैज़र्ड को प्रिवेंट कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए उसको वहाँ पे रखना, उसे हाउस कीपिंग कहते हैं। इसको सफाई सुथराई भी कहते हैं कि मतलब टूल्स एंड इक्विपमेंट स्कैटर्ड ना पड़े हों, कहीं पे पानी ना गिरा हो, ट्रेनिंग केबल्स कहीं पे ना हो, ताकि हम स्लिप, ट्रिप और फॉल के एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हाउसकीपिंग से रेलिवेंट। हाउ कैन पुअर हाउसकीपिंग काज हार्म? पुअर हाउसकीपिंग से किस तरह से नुकसान हो सकता है? व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? आप इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं?
तो पहला आंसर, हाउ कैन पुअर हाउसकीपिंग काज हार्म? इट कैन लीड टू ट्रिप। अगर कोई इक्विपमेंट ट्रेलिंग केबल पड़ी है तो ट्रिपिंग हैजर्ड हो सकता है, स्लिप हैजर्ड हो सकता है, फॉल एट द सेम लेवल और फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, फायर हैजर्ड, मतलब कि अगर पुअर हाउसकीपिंग है, कंबस्टिबल मटेरियल्स पड़े हुए हैं तो उनसे फायर हैजर्ड हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड एमरजेंसी एग्जिट्स, एमरजेंसी एग्जिट्स जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, कौन से कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं? मेंटेन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्क एरिया, मतलब टूल्स को उनकी जगह पे रखें, इक्विपमेंट्स को उनकी जगह पे रखें, ट्रेलिंग केबल्स को अवॉइड करें, स्लिप हैजर्ड को मिनिमाइज करें। इस तरह से आप एरिया को क्लीन करके हाउसकीपिंग मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉम्प्टली रिमूव हैजर्ड्स, जो भी हैजर्ड या सिचुएशंस बन रही हैं उनको प्रॉम्प्टली कवर करें। लेट्स सपोज दैट कोई लिक्विड गिर गया है, पानी ऑयल गिर गया, तो उसको फ़ौरन से स्पिल किट को यूज़ करते हुए वहाँ से रिमूव करें। एंड इंश्योर रेगुलर इंस्पेक्शन एंड क्लीन अप, जो हमारे पास रूटीन्स हैं रूटीनली क्लीन अप हो और रूटीनली इंस्पेक्शन कंडक्ट की जाए, ताकि अगर कोई हाउसकीपिंग से रेलिवेंट इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं तो उनको हाईलाइट भी किया जाए और उनको मिटिगेट या मिनिमाइज करने की ट्राई भी की जाए। नेक्स्ट हम चलेंगे, लाइटिंग हैजर्ड है हमारे पास। पुअर लाइटिंग, बेसिकली किसी भी अगर जगह के ऊपर पुअर लाइटिंग है तो उससे रेलिवेंट बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बंदा मिस जज कर सकता है किसी चीज़ को, हैजर्ड्स को ओवरलुक कर सकता है जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है बाद में। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड लाइट्स? लाइट्स के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? प्रॉपर इल्यूमिनेशन मेंटेन करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? व्हाट आर द की सेफ्टी इश्यूज विद द लाइटिंग? सेफ्टी इश्यूज क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? सेफ्टी इश्यूज को किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? तो आंसर देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड लाइट्स? गुड लाइट रिड्यूस आई स्ट्रेन, मतलब कि अगर गुड लाइटिंग नहीं होगी तो आई स्ट्रेन एक हैजर्ड है। इन्हांस विजिबिलिटी करेगी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगी एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट के रिस्क को मिनिमाइज करेगी कि प्रॉपरली हम चीज़ों को जज कर सकेंगे, हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, व्हाट आर द की सेफ्टी इश्यूज विद द लाइटिंग? सेफ्टी इश्यूज क्या हो सकते हैं? कैन काज एक्सीडेंट, कैन काज आई स्ट्रेन, कैन काज फटीग, डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग द टास्क सेफली। जो ऊपर हमने चीज़ें बेनिफिट देखी थी उसको उलट करेंगे तो इसके ड्रॉबैक्स बन जाएंगे, इश्यूज बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो इंश्योर एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट लाइटिंग, एलिमिनेट ग्लेयर्स एंड शेडोज को एलिमिनेट करेंगे एंड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ लाइटिंग सिस्टम्स। हम जहाँ पे लाइटिंग की असेसमेंट करेंगे, कितनी लाइटिंग लक्स लेवल वहाँ पे चाहिए उतनी लाइटिंग हम वहाँ पे करवाएंगे। शेडोज और ग्लेयर्स को, मतलब एक ही साइड पे सारी लाइट नहीं लगाएंगे, इवनली लाइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि शेडोज और ग्लेयर्स ना बने। और साथ में हम क्या करेंगे, रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन भी करेंगे ताकि अगर कहीं पे कोई लाइटिंग इश्यूज, लाइटें ख़राब हैं तो उनको हम मेंटेन कर सकें और हैजर्ड्स और रिस्क को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हम चलेंगे मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग एक वन ऑफ द मेजर हैजर्ड है, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर या किसी भी वर्क एरिया में आप चले जाएंगे तो मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी से रात में वास्ता पड़ता है। मैनुअल हैंडलिंग मतलब एक जगह से चीज़ों को उठा के बाई हैंड्स दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इसको मैनुअल हैंडलिंग कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई मैनुअल हैंडलिंग? मैनुअल हैंडलिंग किसे कहते हैं? व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट द रिस्क ऑफ इंजरीज? कौन से फैक्टर से इंजरी हो सकती है मैनुअल हैंडलिंग के दौरान? व्हाट डू यू नीड टू थिंक अबाउट व्हेन असेसिंग द रिस्क ऑफ मैनुअल हैंडलिंग? मैनुअल हैंडलिंग का रिस्क, हमने रिस्क असेसमेंट करनी है तो किन फैक्टर्स को हम देखेंगे? व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? मैनुअल हैंडलिंग के बारे में क्या कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं कि मैनुअल हैंडलिंग को मिनिमाइज किया जा सके? आंसर देखेंगे वन बाय वन। व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल हैंडलिंग? मैनुअल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग, कैरिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड आर बॉडीली फोर्स। बॉडी फोर्स के साथ, हैंड्स के साथ एक चीज़ को दूसरी जगह लेकर जाना विदाउट द एड ऑफ एनी इक्विपमेंट, विदाउट किसी भी मशीन के बगैर, इक्विपमेंट के बगैर एक जगह से मटेरियल को दूसरी जगह बाई हैंड और बॉडी फोर्स के थ्रू लेकर जाना, इसे मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्ट द रिस्क ऑफ इंजरीज? किन चीज़ों से रिस्क हो सकता है इंजरी का? फैक्टर इंक्लूडिंग वेट एंड साइज ऑफ लोड, अगर इरेगुलर लोड है, हैवी लोड है, उससे इंजरी हो सकती है। ऑकवर्ड पोस्चर, अपने पुअर लिफ्टिंग पोस्चर में उसको लिफ्ट किया है, इंजरी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, मतलब थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द शिफ्ट आप कितने टाइम के लिए रेपिटेटिवली मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। एंड इंडिविजुअल फिजिकल कैपेबिलिटीज भी है, इनको भी हम एज अ फैक्टर काउंट करते हैं मैनुअल हैंडलिंग के रिस्क के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, व्हाट डू यू नीड टू थिंक अबाउट व्हेन असेसिंग द रिस्क ऑफ मैनुअल हैंडलिंग? कंसीडर, इसमें 3-4 चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। लोड को कंसीडर किया जाता है, टास्क को कंसीडर किया जाता है, इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को। सबसे पहले हम देखेंगे लोड ज़्यादा तो नहीं है,
टास्क ज़्यादा दूर तक तो इसको नहीं लेकर जाना, इन्वायरमेंट मतलब कि जो पाथ है उसमें कोई इंटरप्शन तो नहीं है, कोई हर्डल्स तो नहीं है, और देन हम इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को भी काउंट करेंगे जब हम असेसिंग रिस्क करेंगे। उन बंदों को हम मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो लीन हो, फिजिकली फिट ना हो। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। मैनुअल हैंडलिंग को सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यूज़ मैकेनिकल एड्स, उनको कोई ट्रॉलीज दे दें, सैक मूवर्स दे दें, जैक पैलेट मूवर्स दे दें जिनसे वो चीज़ों को ईजीली मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें। इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए, रिस्क असेसमेंट की जाए, इकोनॉमिकली प्रिंसिपल्स जो हैं उनको बताया जाए वर्कर्स को, ताकि इंजरीज ऑफ मैनुअल हैंडलिंग को कम किया जा सके। नेक्स्ट हम चलेंगे नॉइज़। नॉइज़ एक हैज़र्ड है जिसमें हाई नॉइज़ में वर्कर के जो हीयरिंग कैपेसिटी है उसको इफेक्ट किया हो सकता है। अबाउट 85 डेसिबल से ऊपर के जितने भी साउंड्स होते हैं उनके लिए हमें अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स लेना होते हैं ताकि हम नॉइज़ लेवल को 85 डेसिबल से ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि इससे हमें टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट या फिर नॉइज़ इंड्यूस्ड हीयरिंग लॉस की तरफ ये लेके जाता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ हीयरिंग डैमेज। हीयरिंग डैमेज की मेन काजेज क्या हो सकती हैं साइड के ऊपर? व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। आप इस नॉइज हैजर्ड को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं? तो सबसे पहले व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हीयरिंग डैमेज की कॉजेज क्या हैं? मेन कॉजेज इंक्लूड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज। अगर लंबे अरसे के लिए हाई नॉइज में एक वर्कर काम कर रहा है तो उसकी हीयरिंग डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सडन लाउड इम्पैक्ट्स, बहुत ज़्यादा हाई नॉइज, सडन नॉइज जो है उससे भी इम्पैक्ट आता है। एंड कंटिन्यूस यूज़ ऑफ नॉइजी मशीनरी विदाउट हीयरिंग प्रोटेक्शन, के हम कंटिन्यूसली अगर कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हीयरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाएगा व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। हम क्या कर सकते हैं? हाँ, यूज़ एयर प्रोटेक्शन लाइक ईयर प्लग्स हैं, ईयर मफ्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस नॉइज एट द सोर्स, साइलेंसर लगा सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, चीज़ों को दूर, इक्विपमेंट मशीनरी को मूव कर सकते हैं। लिमिट एक्सपोजर टाइम को कम कर सकते हैं। कंडक्ट रेगुलर हीयरिंग टेस्ट कर सकते हैं जिसे हम बेसिकली हेल्थ सर्विलेंस भी बोलते हैं। ऑडियोमेट्री हेल्थ सर्विलेंस करके भी अगर इनिशियली किसी के कानों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो उसकी मेडिकेशन कर सकते हैं या उसका एरिया चेंज करके फर्दर उसकी हीयरिंग डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड है हमारे पास। तो साइड के ऊपर अगर कोई लिक्विड गिरा है, कोई ट्रेलिंग केबल है तो वहाँ से स्लिप और ट्रिप के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हाट आर द सम कॉमन कॉजेज ऑफ स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड, ठीक है। एंड सेकंड वन इज व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द स्लिप एंड ट्रिप। कॉजेज क्या हैं और किस तरह से हम इनको कम कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर क्या है, ये हम देख लेते हैं जनाब। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज। कॉमन कॉजेज में हमारे पास आ जाता है इंक्लूड वेट आर ऑयली सर्फेसिस, स्लिप हैजर्ड की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लूज मैट्स, अगर किसी फ्लोरिंग के ऊपर मैटिंग हुई हुई है तो लूज मैट से स्लिप हो सकता है। अनइवन फ्लोर से ट्रिपिंग हो सकती है। उसके बाद क्लटर्ड वॉकवे से ट्रिपिंग हो सकती है। और पुअर लाइटिंग से स्लिप और ट्रिप के हैजर्ड जो हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो किस तरह से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? कीप वॉकवे को क्लियर करके, क्लीन द स्पिल किट्स को यूज़ करते हुए फ़ौरन अगर कुछ स्पिलेज हुई है, पानी गिरा है, लिक्विड गिरा है, ऑयल गिरा है, उसको क्लीन करके यूज़ स्लिप रेजिस्टेंट फ्लोरिंग जो है उसको यूज़ करते हुए हम इसको कम कर सकते हैं। पुअर लाइटिंग को सॉल्व करके प्रॉपर लाइटिंग इंस्टॉल करके स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड को मिनिमाइज किया जा सकता है। और गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिस को यूज़ करते हुए हम स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड्स को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होती है हमारी, मतलब कि जिसे आप कह लें कि साइकोलॉजिकली अगर कोई बंदा इफेक्ट हो रहा है, उसको चीज़ों की समझ नहीं आ रही या उसके ऊपर बुलिंग हरासमेंट हो रही है तो उससे स्ट्रेस या टेंशन जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं स्ट्रेस से रेलिवेंट। व्हाट फैक्टर्स कैन काज स्ट्रेस, किन चीज़ों से स्ट्रेस हो सकती है? व्हाट आर सम इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के क्या इफेक्ट आते हैं वर्कर्स के ऊपर? व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, आप स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आंसर्स कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट फैक्टर्स कैन कॉज स्ट्रेस। फैक्टर्स इंक्लूड हाई वर्कलोड, अगर कहीं पे हाई वर्कलोड है, टाइट डेडलाइंस हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करना है, लैक ऑफ कंट्रोल्स, मतलब कि प्रॉपर कंट्रोल में इंप्लीमेंट नहीं है, पुअर वर्क लाइफ है, मतलब कि प्रॉपर जो है जिसे कहते हैं लाइफ और वर्क का बैलेंस नहीं है, या फिर प्रॉपर आप ये कह लें कि एक काम को करने के लिए प्रॉपर टूल्स, इक्विपमेंट या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद आ जाता है एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर किसी के घर में कोई झगड़ा झगड़ा चल रहा है, किसी दोस्त के साथ कोई झगड़ा झगड़ा चल रहा है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये भी स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकते हैं। तो व्हाट आर द सम कॉमन इफेक्ट्स क्या हो सकता है? एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, फटीग हो सकती है, रिड्यूस इन प्रोडक्टिविटी हो सकती है, फिजिकल सिम्टम्स लाइक हेडेक हो सकती है, स्लीप डिस्ट्रप्शन जिसे इंसोमनिया भी बोलते हैं। ये हमारे पास कॉमन जो आप ये कह लें कि इफेक्ट्स हैं स्ट्रेस के।
नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, मैनेज वर्कलोड इफेक्टिवली, वर्कलोड को इफेक्टिव किया जाए, जितना जिसका काम है उसको उतना ही काम दिया जाए जितना वो सेफली कंप्लीट कर सके, रेगुलर ब्रेक्स दी जाए, सपोर्ट किया जाए, अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है उसकी बात सुनी जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए, कम्युनिकेशन की जाए। उसके बाद हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है उनको प्रैक्टिस किया जाए और प्रमोट पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये स्ट्रेस को कम करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि एम्बियंस में हमारे पास अगर जो टेम्परेचर राइज करना, जैसे कि समर सीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो इस केस में भी हमारे पास ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स को इफेक्ट कर सकता है, डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा सकता है, हीट स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकता है, जिसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम जनाब। जनरली व्हाट इज कंसीडर्ड अ रीजनेबल टेम्परेचर टू वर्क इन, कौन सा रीजनेबल टेम्परेचर, मतलब कि कौन सा टेम्परेचर जहां पे हम रीजनेबली काम कर सकते हैं। हाउ कैन टेम्परेचर इफेक्ट यू, टेम्परेचर एक बंदे को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, टेम्परेचर के हैजर्ड को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है या क्या कंट्रोल मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे जनरली कौन सा टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। रीजनेबली वर्किंग टेम्परेचर इज टिपिकली 16 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 60 फॉरेनहीट से 75 फॉरेनहीट बनता है, जहां पे एक अच्छा वर्किंग टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ कैन टेम्परेचर इफेक्ट यू, टेम्परेचर कैन लीड यू डिसकंफर्ट, हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया, रिड्यूस कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीज़ें हाई टेम्परेचर की वजह से बंदे को एक्सपीरियंस करना पड़ सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, टेम्परेचर को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। एडजस्ट वर्क प्लेस टेम्परेचर, प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन एंड हीटिंग सिस्टम्स, अलाउ रेगुलर ब्रेक्स, इंश्योर डिहाइड्रेशन ना हो किसी बंदे को, प्रॉपर जो है अप्रोप्रिएट क्लोथिंग प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर हाइड्रेट रखा जाए। कुछ मतलब कि आप ये कह लें कि पानी टाइम टू टाइम दिया जाए, उसमें कुछ ORS जो है हमारे पास ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट्स जो है उसमें ऐड किए जाएँ। तो इस तरह से हम टेम्परेचर हैजर्ड को साइड के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, मतलब कि व्हीकल हिट कर सकती है, इंपैक्ट हैजर्ड हो सकता है, किसी बंदे को हिट कर सकती है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को हिट कर सकती है। तो इसको किस तरह से मैनेज करना है, क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं जनाब। हाउ कैन व्हीकल्स काज हार्म, व्हीकल्स से, गाड़ियों से किस तरह नुकसान हो सकता है। हाउ कैन यू इंक्रीज ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं। आंसर देखेंगे जनाब, व्हीकल्स किस तरह से हार्म कर सकते हैं। व्हीकल कैन हार्म थ्रू कोलिजन हो सकता है, रन ओवर हो सकता है, इंटरप्टमेंट हो सकती है, इंजरीज फ्रॉम रिवर्सिंग एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज़ के दौरान में इंजरीज हो सकती हैं। तो इस तरह से व्हीकल्स हिट कर सकती हैं, हार्म कर सकती हैं वर्कर्स को, पब्लिक को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, हाउ कैन यू इंक्रीज ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, इंप्लीमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान इंप्लीमेंट करवाएं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स ऑफ द ड्राइवर जो है वो कंडक्ट करवाएं, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की ब्रेक और बाकी मेंटेनेंस, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करवाएं, स्पीड लिमिट्स को इन्फोर्स करें और प्रॉपर सुपरविजन दें ड्राइविंग की, स्पेशली जब वो प्लांट साइड या ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग के अंदर या मतलब कि प्रीमिसेस के अंदर वो ड्राइव कर रहे हों। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे थरथराहट को हम वाइब्रेशन कहते हैं, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस हैजर्ड को हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट जैसे ड्रिल मशीन है, हिल्टी मशीन है, इनसे वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। बॉडी के ऊपर इसके सीवियर इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये मसल्स को वीक करती है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको वीक करती है, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस चल रही होती है उनको डेफिनेटली इंटरप्ट करती है, ब्रेन डैमेज कर देती है, इवन अगर प्रोलॉन्ग्ड वाइब्रेशन को एक्सपोज है कोई बंदा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जनाब, व्हाट हार्म कैन काज बाय द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या हैं। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट द हार्म, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काजेज ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट हार्म कैन बी काज बाय द वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कैन काज हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, ठीक है। ये एक मेजर मतलब कि आउटकम है, नर्वस डैमेज हो सकता है, नर्वल ब्रेकडाउन, बिकॉज स्पेसिफिकली अगर आप कंटिन्यूस वाइब्रेशन को एक्सपोर्ट है तो नर्वल डैमेज हो सकता है, ज्वाइंट टिश्यूज जो है ज्वाइंट इशू आना स्टार्ट हो जाएंगे, ज्वाइंट डैमेज हो जाएंगे, और हमारे पास एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट होना मतलब कि इससे हो जाएगी अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई बंदा वाइब्रेशन को एक्सपोज है तो। नेक्स्ट आ जाएगा, व्हाट आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या हैं। इंक्लूड टिंगलिंग, टिंगलिंग क्या होता है कि वो जैसे कीड़ियाँ चलना, नंबनेस आ जाता है, उसके बाद रिड्यूस ग्रिप एंड स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाती है, वाइटनिंग ऑफ वाइब्रेशन, वाइट फिंगर एक वैसे भी मतलब कि एक आउटकम है। ये हमारे पास सिम्टम्स हैं एक बंदे के ज़्यादा वाइब्रेशन को एक्सपोज होने की। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट द हार्म, यूज एंटी
वाइब्रेशन डैम्पिंग टूल्स को यूज़ किया जाए, लिमिट द एक्सपोजर टाइम को लिमिट किया जाए, वियर वाइब्रेशन एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स जो है वो यूज़ किए जाएँ, इंश्योर द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर्स की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाए। तो ये सारी चीज़ों से हम वाइब्रेशन हैज़र्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस मॉड्यूल 5। लर्निंग आउटकम्स जो हमारे पास थे, लर्निंग पॉइंट्स थे, व्हाट आर द कॉमन हैज़र्ड्स, इनको हमने डिस्कस किया, एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैज़र्ड्स, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया, सब हैज़र्ड्स को वन बाय वन। बेसिकली 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। हमारे पास पार्ट 1 ऑफ मॉड्यूल 5 है, पार्ट 2 ऑफ मॉड्यूल 5 है। So that's all from this video. If you found this content helpful, do comment on the video. Also subscribe to the channel. Thank you very much for watching.